नमस्कार। आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान का पार्ट भूगोल का हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरे कोर्स का जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट करके बनाया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक आप लोगों से कहना है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? ए चट्टान, बी पशु, सी पौधे, डी मछलियाँ। यानी अजैवीय जिसमें क्या हो, जैव जीव न हो। तो इस तरह का इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, चट्टान। दूसरा प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ए दक्कन के पठार, बी मालवा प्रदेश में, सी ब्रह्मपुत्र घाटी में, डी थार मरुस्थल में। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ए पवन ऊर्जा, बी जल, सी जीवाश्म ईंधन, डी वन। इस प्रश्न में नवीकरणीय जो है जीवाश्म ईंधन है, ये नवीकरणीय नहीं है। अगला प्रश्न है, भूमि एक ... संसाधन है। विकल्प ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी सौर ऊर्जा से निर्मित, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, जो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी का प्रकार नहीं है। प्रश्न का विकल्प ए है काली, बी है पीली, सी है लेटराइट, ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। डी सीमेंट, ये मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा जो कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, यह जो है कि काली मृदा के बारे में पूछ रहा है। तो ए विकल्प है जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी गुजरात है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 21 जून को, डी 16 सितंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ए लेटराइट मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही
उपयोगी होती है, जो अधिकांश तौर पर गुजरात में पाई जाती है, और कपास का सर्वाधिक उत्पादन के लिए काली मिट्टी आवश्यक है। गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा: ए पुनः पूर्ति योग्य, बी मानवकृत, सी अजैव, डी अचक्रीय। अचक्रीय है, तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, मानवकृत। मानवकृत इस प्रश्न का सही उत्तर है, मानवकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार कोष्ठ में सोपानी खेती की जाती है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश के मैदान, डी उत्तराखंड। डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 सुमेलित है? ए सतत पोषणीय विकास से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी वैश्विक तपन से, डी ओजोन परत संरक्षण से। सतत विकास यानी लगातार ऐसी विकास हो, इसी से संबंधित है एजेंडा 21। सतत पोषणीय विकास से है, ये विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, यानी इस संकल्पना को किसने दिया, उस व्यक्ति का नाम या किस रिपोर्ट के तहत किया गया? तो ए विकल्प है ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट, ब्रेटन वुड आयोग रिपोर्ट, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समिति, डी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए है, ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 13, मृदा अपरदन का कारण होता है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का अपक्षय किस कारण से होता है? ए पवन, बी जल, सी वनों की कटाई, डी ये सभी। तो मृदा का अपरदन पवन के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, वनों की कटाई से भी होता है। तो विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, भविष्य में क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? भविष्य में क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन विकल्प ए में है, तो यह हाइड्रोजन जो है कि भविष्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? ए लोहा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी पशुधन। इस प्रश्न में विकल्प ए सही है, लोहा, जिसका पुनः चक्रीय हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ए बागान, बी चारागाह, सी भूमि, डी खनिज संसाधन। इस प्रश्न का सही विकल्प डी खनिज संसाधन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन ऊर्जा, डी बॉक्साइट। इस प्रश्न का विकल्प सी पवन ऊर्जा सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्रोत
ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत यानी जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग न किया जा सके, ऐसी ऊर्जा को परंपरागत स्रोत ऊर्जा कहा जाता है, जिसमें ए विकल्प है सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी पवन ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। कोयला को छोड़ करके सभी विकल्प गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, लेकिन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला यानी विकल्प बी सही है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन से संबंधित है। वन संरक्षण होगा, इसमें वनों की कटाई को रोकथाम के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। इस प्रश्न का विकल्प बी वन संरक्षण सही है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। सुंदरबन से ही है कि सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालयन यव है एक विकल्प ए है एक जीव का नाम, बी एक औषधीय पौधा, सी एक पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिमालयन यव एक प्रकार का एक औषधीय पौधा है, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 22, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई ए 1973 ईस्वी में, बी 1974 ईस्वी, सी 1991 ईस्वी, डी 1993 ईस्वी। इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत विकल्प ए सही है 1973। अगला प्रश्न है 23, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ या लागू हुआ? भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या पारित हुआ? ए 1972, बी 1973, सी 1974, डी 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर ए सही है 1972। प्रश्न संख्या 24, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन सी संस्था तैयार करती है? संकटग्रस्त जो ऐसे प्रजाति है जीव जंतुओं की जो संकटग्रस्त यानी उनकी प्रजाति ही समाप्त हो रही है, इसका सूची कौन तैयार कर रहा है? ए UN, बी IUCN, सी WTO, डी FAO। इस प्रश्न का सही उत्तर है IUCN। IUCN विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध है जो जम्मू कश्मीर में है। ये सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है। ए विकल्प है महानदी, बी चेनाब, सी सतलुज, डी कृष्णा। ये 4 नदी का नाम दिया गया है और इनमें से विकल्प बी सही है, चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है विकल्प ए 21 जून, विकल्प बी 22 जून, विकल्प सी 21 मार्च, विकल्प डी 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी विकल्प सी सही है 21 मार्च। अगला प्रश्न है 27, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है या किस जगह पर होती है? विकल्प ए मासिनराम, बी चेन्नई,
सी व्लादिवोस्टॉक, डी न्यूयॉर्क। विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत में मेघालय राज्य में मासिनराम नामक स्थान पर होता है, जो विकल्प में दिया गया है ए मासिनराम। ये मेघालय राज्य में स्थित है, जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए विकल्प सही है। अगला है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध ये किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड में, विकल्प बी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? बहुउद्देशीय यानी नदी घाटी परियोजनाओं पर बनाए गए बांध को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी अन्ना हजारे, सी पंडित जे नेहरू, डी विनोबा भावे। इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प सी पंडित जे नेहरू। अगला प्रश्न है, शोक की नदी किसे कहा जाता है? यानी जो दिया गया नदी है, इनमें से शोक की नदी किस नदी को कहा जाता है? विकल्प ए है दामोदर नदी, बी सरयू नदी, सी नर्मदा नदी और डी सतलुज नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर ए दामोदर नदी, बी चेनाब नदी, सी नर्मदा नदी, डी सतलुज नदी। सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में स्थित है, यह जो है कि विकल्प सी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। विकल्प सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। कपास, इसके पहले भी प्रश्न आया था, यह काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशा, जिस फसल में रेशा हो उसके बारे में कह रहा है। ए जूट, बी कॉफ़ी, सी जौ, डी रबर। जूट से बोरा बनता है, रस्सी बनता है। ये क्या है? रेशेदार है, जो पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल जो है अक्टूबर में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में, और मार्च में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें मुख्य तौर पर जो है गेहूँ, मटर, चना, ये फसलें मुख्य तौर पर आती है। विकल्प में दिया है ए धान, बी बाजरा, सी गेहूँ, डी मक्का। बाकी की सभी फसलें क्या है? वो खरीफ की फसल है। सी गेहूँ ये रबी की फसल है, सी गेहूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? वह प्रश्न ऊपर वाला अब रबी का था, नीचे वाला खरीफ का फसल आ गया। ए चना, बी धान, सी कपास, डी ख तथा ग। यानी धान और कपास क्या है? यानी बी व सी ये दोनों खरीफ की फसल है,
चना किसकी है हो जाएगी, रबी की हो जाएगी। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। ख, बी तथा सी इसमें गलती से ख और ग हिंदी में हो गया है, लेकिन विकल्प बी और सी सही है। बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में क्या है भूमि निम्नीकरण का? ए खनन क्रिया, बी वनोन्मूलन, सी अत्यधिक सिंचाई, डी अति पशुचारण। तो भूमि निम्नीकरण, खनन प्रक्रिया वहाँ कम है, वन भी कम है, वन के उन्मूलन से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अत्यधिक सिंचाई है जो पंजाब में सबसे अधिक होता है, इस कारण से इसका विकल्प सी सही है। अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल फिर पूछा गया है। ए चावल, बी मोटे अनाज, सी चना, डी कपास। इस प्रश्न में सभी जो है कि ए, बी और डी ये क्या है, खरीफ की फसल है। विकल्प सी सही है, चना है, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, चावल और मक्का है। चावल और मक्का है। ए खरीफ की फसल, बी रबी की फसल, सी जायद की फसल, डी इनमें से कोई नहीं। चावल और मक्का दोनों का विकल्प ए सही है, ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। विश्व में सबसे बड़ा दाल उत्पादन करने वाला और उसको खाने वाला या उपभोग करने वाला देश पूछा है। ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी भारत सही है। क्वेश्चन नंबर 40, गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने का विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश गन्ना उत्पादन करता है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए भारत सही है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति सुमेलित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये कृषि कार्य से संबंधित है, जो भारत में 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। इसका विकल्प ए है कृषि, बी व्यापार, सी दुग्ध, डी वस्त्र उद्योग। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, इसका विकल्प ए सही है, कृषि। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति सुमेलित है। श्वेत क्रांति नाम से ही पता चल रहा है, श्वेत मतलब सफ़ेद। ए व्यापार, बी कृषि, सी दुग्ध उत्पादन से, डी मछली उत्पादन से। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। अगर मछली पूछता तो नीली क्रांति होती। अगला है, कृषि है एक। कृषि क्या है? एक है पूछ रहा है। ए प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, सी तृतीय क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि आता है, वन आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है। ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगला है, झूम क्या है? झूम क्या है? विकल्प ए व्यापारिक खेती, बी रोपण खेती, सी स्थानांतरित खेती, डी जीविका खेती। झूम पूर्वोत्तर भारत में होता है और यह स्थानांतरित कृषि से संबंधित है, खेती से। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी स्थानांतरित खेती
से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक फलीदार फसल है? ए दालें, बी ज्वार, सी मोटे अनाज, डी तिल। फलीदार, जिसमें फल लगता हो, जिसके दो पार्ट होते हैं, इसी को फलीदार। विकल्प ए सही है, दालें। अगला है, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल यानी एक जगह बीज लगाया जाए, फिर उससे वहाँ से निकाल करके दूसरे जगह लगाया जाए, इसी को रोपण फसल कहा जाता है। तो रोपण फसल का विकल्प है ए चाय, बी गन्ना, सी रबड़, डी गेहूँ। चाय, गन्ना, रबड़, प्याज और जितने भी प्रकार के ये पौधे हैं, जैसे बैंगन हो गया, प्याज हो गया, मिर्च के पौधे हो गए, ये भी रोपण में आते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प डी जो है रोपण फसल नहीं है, गेहूँ। विकल्प डी गेहूँ। अगला है, मलबरी का संबंध किससे है? मलबरी एक शब्द है जिसका संबंध इनमें से विकल्प जो दिया गया है उससे संबंधित है। ए कपास, बी जूट, सी रेशम, डी रबड़। मलबरी का संबंध विकल्प सी रेशम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जट्रोफा और जोजोबा किसके पौधे हैं? ये दो प्रकार के पौधे का नाम दिया गया है और बीच में किसके पौधे हैं? ए विकल्प है फूलों के, बी बायोडीजल के, सी औषधीय पौधों के, डी सब्जी के। ये दोनों जट्रोफा और जोजोबा ये बायोडीजल के पौधे हैं। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय सबसे अधिक असम, पश्चिम बंगाल में भारत में मुख्य तौर पर होता है। तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी पर्वतीय मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यवसाय, डी इनमें से कोई नहीं। जीविका, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, तो भारत में कृषि ही मुख्य जीविका का स्रोत है। विकल्प बी कृषि सही है। अगला प्रश्न है, रोपण फसल के प्रमुख उदाहरण है। रोपण फसल के, फिर यहाँ पर विकल्प ए दिया है चाय काफ़ी, बी रबड़, सी गन्ना केला। यानी जितने भी प्रकार की ये फसल दी गई है सब की सब रोपण विधि से की जाती है। विकल्प डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशे, जिसमें रेशे होंगे, ए कपास, बी जूट, सी प्राकृतिक रेशम, डी ये सभी। ये भी कपास भी सही है, जूट भी सही है, प्राकृतिक रेशम भी सही है, सभी रेशेदार फसल होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि ब्रैकेट में झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन यानी झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत
सम्मिलित की जाती है। मोटे अनाज, ए चना, बी मूंगफली, सी ज्वार, डी मूंग। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, ज्वार, बाजरा, मक्का ये मोटे अनाज होते हैं। तो प्रश्न में विकल्प सी ज्वार दिया है। ज्वार मोटे अनाज का रूप है में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? ए पोटास, बी चूना, सी फास्फोरस, डी इनमें से सभी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किस फसल से संबंधित है? पीली क्रांति किस फसल से संबंधित है? ए गेहूँ, बी सरसों, सी धान, डी मछली। इस प्रश्न का सही उत्तर बी सही है। सरसों का तेल जो निकलता है वो पीला होता है। इस कारण से इस क्रांति को पीली क्रांति नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत यानी वह ऊर्जा के स्रोत जो बार बार प्रयोग किया जा सके। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। कोयला एक बार प्रयोग हो सकता है, पेट्रोलियम एक बार प्रयोग के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक गैस भी एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सौर ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया पहले कहाँ है? झरिया झारखंड में है और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प ए है लौह अयस्क के लिए, बी कोयला के लिए, सी तांबा के लिए, डी बक्साइट के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बी सही है, कोयला के लिए जो झारखंड में स्थित है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई वहाँ तेल निकलता है, जो मुंबई समुद्र तट के अंदर से निकलता है, तेल निकलता है। विकल्प ए है तेल शोधक कारखाने के लिए, बी फिल्म सिटी के लिए, सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का तेल कारखाना होता तो सही था, लेकिन यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, तो मुंबई हाई से तेल निकलता है, न कि तेल शोधक कारखाना। इसका विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड, ये कोडरमा के बारे में पूछ रहा है। ए बक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी तांबा। झारखंड में अभ्रक निकलता है और ये अभ्रक के लिए कोडरमा खान सही है और वहाँ इस प्रश्न का सही विकल्प बी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी बिटुमिन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मैग्नेटाइट। गुजरात का अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प ए कोयले के लिए, बी खनिज तेल के लिए, सी अभ्रक के लिए, डी मैग्नीज के लिए। गुजरात में अंकलेश्वर मुख्य तौर पर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकल्प बी सही है, खनिज तेल के लिए। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख
की खाने प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख, पहले कुद्रेमुख कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है कुद्रेमुख की खाने। ए लौह अयस्क के लिए, बी पेट्रोलियम के लिए, सी मैग्नीज के लिए, डी अभ्रक के लिए। कुद्रेमुख खान मुख्य तौर पर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कर्नाटक में है, और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए लौह अयस्क होगा। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, ए खनिज तेल, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी कोयला। ये मोनाजाइट, ये विकल्प सी सही है, थोरियम के लिए जाना जाता है। थोरियम के लिए जाना जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का खनिज है? बॉक्साइट, ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी जस्ता, डी तांबा। बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, आधारभूत खनिज है। आधारभूत, ए मैग्नीज, बी लौह अयस्क, सी अभ्रक, डी सोना। इस प्रश्न का सही विकल्प लौह अयस्क, आधारभूत जो भी है लौह अयस्क से संबंधित है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है। नरोरा में परमाणु विद्युत संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ए बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बी तारापुर महाराष्ट्र, सी कैगा कर्नाटक, डी रावतभट्टा राजस्थान। ये सभी के सभी क्या हैं? परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये पूछा है नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए बुलंदशहर सही है। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है, ए प्राकृतिक गैस के लिए, बी कोयले के लिए, सी बॉक्साइट के लिए, डी सौर ऊर्जा के लिए। कोरबा ये क्या है? कोयले की खान है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर कोयले के लिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट, ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी लौह अयस्क। ये भी हेमेटाइट मैग्नेटाइट की तरह लौह अयस्क का जो है लौह अयस्क से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प सही है, लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, एंथ्रासाइट का संबंध। एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रासाइट, ए तांबा, बी सोना, सी कोयला, डी बॉक्साइट। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार का रूप है जो नंबर 1 कोयला होता है। बिटुमिन्स इसके बाद होता है, लिग्नाइट और अन्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है, कोयला। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? ए चाय, बी खाद्यान्न, सी जूट का सामान, डी कच्चा पेट्रोलियम। भारत आयात क्या करता है? कच्चा पेट्रोलियम। विकल्प डी सही है, कच्चा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है? ए अभ्रक, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइट। इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी मैग्नीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ए
कांडला, बी कोची, सी मुंबई, डी विशाखापत्तनम। ये कांडला अरब सागर में है, गुजरात में है, तो ये पश्चिम में हो जाएगा। कोची भी पश्चिम में है, मुंबई भी पश्चिम में है, डी विशाखापट्टनम है, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी यानी देश से बाहर जो व्यापार होता है उसी को विदेशी व्यापार कहा जाता है। ए दो देशों के मध्य, बी दो प्रदेशों के मध्य, सी दो नगरों के मध्य, डी दो गांवों के मध्य। ये विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, दो देशों के मध्य। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी चतुर्भुज यानी चारों कोने। ए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को, बी कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, उड़ीसा को, सी विशाखापट्टनम, गोवा, पोरबंदर, असम को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के चारों महानगरों को ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसका विकल्प ए सही है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को ये जोड़ता है। अगला प्रश्न है 76। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के द्वारा इन सड़कों को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ए शहरी सड़कों को, बी ग्रामीण सड़कों को, सी राष्ट्रीय राजमार्ग को, डी राज्य राजमार्गों को। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना ग्रामीण क्षेत्र सड़कों को जोड़ता है। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, ग्रामीण सड़कों को। इस प्रश्न का विकल्प बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? भारत के दूरस्थ स्थित पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ए मुंबई तथा नागपुर, बी मुंबई और कोलकाता, सी सिलचर तथा पोरबंदर, डी नागपुर तथा सिलीगुड़ी। यानी ये भी हमारे रोड को जो पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी गलियारे बना है, तो पूर्वी पश्चिमी बना है सिलचर से पोरबंदर तक, और उत्तर दक्षिण का बना है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सिलचर से पोरबंदर गुजरात। सिलचर असम में है और पोरबंदर गुजरात में है। अगला प्रश्न है कांडला। कांडला ब्रैकेट में दीनदयाल पतन स्थित है। कांडला बंदरगाह है। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी गोवा, डी विशाखापट्टनम। कांडला एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। इसका विकल्प ए सही है, गुजरात। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है। दो देशों के, ए आंतरिक व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी स्थानीय व्यापार, डी इनमें से कोई नहीं। दो देशों के बीच जब भी व्यापार होगा तो वो व्यापार कैसा कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ए सड़क परिवहन से, बी जल परिवहन से, सी वायु परिवहन से, डी रेल परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परिवहन से है जो देश के चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ये सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ए 1872 ईस्वी में, बी 1863 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, डी 1853 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है, 1853 ईस्वी में
लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? ए मुंबई कोलकाता, बी मुंबई ठाणे, सी मुंबई सूरत, डी मुंबई चेन्नई। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी मुंबई ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ए कॉफ़ी, बी तंबाकू, सी उर्वरक, डी चाय। भारत उर्वरक का निर्यातक नहीं है, इसका जो है कि आयात करता है। विकल्प सी सही है, उर्वरक। अगला प्रश्न है, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। आदान प्रदान कहलाता है क्या? ए राष्ट्रीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी आंतरिक व्यापार, डी वस्तु विनिमय। 2 राज्यों के बीच यानी देश के अंदर ही जो राज्य हमारे देश में हैं उनके बीच व्यापार होगा तो क्या कहलाएगा? विकल्प ए सही है, राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? ए 1950, बी 1953, सी 1960, डी 1998। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1953। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? यानी एक प्रकार का ऐसा परिवहन का विकास चल रहा है इस समय जिसका नाम पूछ रहा है कि उसके अंतर्गत क्या होता है? हानि नहीं होती है और समय कम लगता है। ए रेल परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी पाइपलाइन, डी जल परिवहन। पाइपलाइन से इस समय गैस पानी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है जो शुरू में खर्चीला तो होता है लेकिन बाद में यह जो है कि खर्चीला नहीं रह जाता है। इसका सही उत्तर है सी पाइपलाइन। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवहन का साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। ए जल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी स्थल परिवहन, डी रेल परिवहन। दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए वायु परिवहन सबसे उत्तम साधन है। विकल्प बी वायु परिवहन सही है। भूगोल के आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों को हर जगह हर पाठ से दिया गया है छांट करके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को आप लोग करिए और बोर्ड परीक्षा में भूगोल पाठ से जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर सही सही दीजिए। फिर आप लोगों को आप लोगों को धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर अपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे बार बार देखिए जिससे कि क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हो और आप लोग का कोर्स पूर्णतः कंप्लीट हो। धन्यवाद।